तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा उपचुनाव में मिली पराजय के बाद अखिलेश यादव ने अब समाजवादी पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिशें शुरू कर दी और इसी के तहत आज से लखनऊ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी। और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर में सदस्यता अभियान की शुरुआत के मौके पर पार्टी के सभी नेताओं के अलावा मौजूदा और पूर्व सांसद विधायक थे। सदस्यता अभियान की शुरुआत के मौके पर खुद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के गुरु उदय प्रताप के हाथों से पार्टी की सदस्यता ली। आज सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को नए सदस्यों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का टारगेट दिया। साथ ही अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को जनता तक पार्टी की पेट बनाने के लिए कई मंत्र भी दिए। तो सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है समाजवादी पार्टी की। गांव-गांव, घर-घर जाकर संपर्क करेंगे कार्यकर्ता, घर-घर जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार करेंगे और लोगों को बताएं कि लोकतंत्र बचाने के लिए सप आ रही है। ये अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं को मंत्र है। तो कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव की ओर से मंत्र दिया गया और इस मंत्र के तहत ये भी बताया गया कि समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं उसको किस तरीके से जनता के बीच पहुंचाया जाए, उसका प्रचार किया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी आ रही है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर भी मजबूत करने की तैयारी की जाएगी। तो अखिलेश यादव सदस्यता अभियान की शुरुआत की, उन्होंने अपने पिता के राजनीतिक गुरु से सदस्यता ली और सबसे अहम बात ये कि समाजवादी पार्टी 2024 के लिए खुद को तैयार कर रही है और सदस्यता अभियान के बाद बड़े स्तर पर संगठनात्मक फेरबदल देखने को मिलेगा। लखनऊ के जो हमारी पार्टी के नेता जो चुनाव लड़े थे उनको सदस्य बनाया गया है। उनके साथ साथ और पार्टी के लखनऊ के ही केवल सदस्य हैं, पार्टी के जो नेता हैं उनको सदस्य बनाया है और उनसे उम्मीद है उनके माध्यम से लगातार क्षेत्र में इसी तरह का सदस्यता का कार्यक्रम चलेगा। सदस्यता अभियान चलेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता जिले स्तर पे या मंडल स्तर पे जाकर के सदस्यता अभियान चलाएंगे। कितने सदस्य बने हैं ये बाद में जानकारी हम आपको दे देंगे कि इतने सदस्य बने। और आज के समय पर जो टेक्नोलॉजी है, चाहे आपको ऑनलाइन रजिस्टर कराने का या सदस्य बनने का मौका मिले, ऐप के माध्यम से मौका मिले, तो सब एक जगह पूरा डेटा इकट्ठा कर करके आपको जानकारी दे देंगे कि कितने सदस्य बने हैं और किस एज के सदस्य बने। सपा सदस्यता अभियान की शुरुआत के दौरान आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने पहली बार आजमगढ़ और रामपुर में खुद प्रचार नहीं करने की वजह बताई। लेकिन आज अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए अपने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर को भी एक नसीहत दे डाली। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं। लोकसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश यादव के कामकाज पर सवाल उठाने वाले लोगों को अखिलेश यादव ने आज दो टूक जवाब दे दिया कि समाजवादी पार्टी को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। हालांकि अपने इस बयान में अखिलेश यादव ने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया, लेकिन अखिलेश का ये बयान सीधे सीधे सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के लिए था। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, चुनावों में हार और सपा गठबंधन में तरजीह नहीं मिलने से सहयोगियों की नाराजगी को भी अखिलेश ने दरकिनार करते हुए कह दिया। इशारों इशारों में अपने सहयोगियों पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूँ? कोई नाराज है, ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कोई कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है। दरअसल सपा गठबंधन के सहयोगी ओम प्रकाश ने एक बार नहीं बल्कि कई बार अखिलेश यादव को सलाह दे डाली थी कि अगर सपा को जीत की राह पर लौटना है तो एयर कंडीशन रूम से निकलकर जमीन पर काम करना होगा। राजभर के अलावा संजय चौहान भी हार पर अखिलेश यादव को एडवाइस देते रहते हैं, जबकि केशव देव मौर्य तो गठबंधन से अलग हो चुके हैं। लेकिन आज अखिलेश के बयान से साफ हो गया है कि सहयोगियों का बिना मांगे मशवरा देना अखिलेश को रास नहीं आ रहा।
खास तौर पर वो खुद सपा के भरोसे चुनावों में अपनी सियासी जगह बनाने के लिए साथ आए थे। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने भले ही कह दिया कि उन्हें और उनकी पार्टी को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर अब भी अपनी बात पर कायम है। और राजभर ने दावा किया है कि अखिलेश अगर प्रचार करते तो आजमगढ़ में जीतते थे। अखिलेश यादव के बयान पर ओम प्रकाश राजभर से बात किए एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी। राजभर जी, आप सलाह बहुत देते हैं और अखिलेश जी को सलाह अच्छी नहीं लगती। देखिए, मैं सलाह नहीं देता। मैं अपनी पार्टी के 300 फौज को लेकर के आजमगढ़ बाई इलेक्शन में मैं जूझा, जिसको सभी लोगों ने सराहा के नहीं अच्छा काम इन्होंने, गठबंधन धर्म कैसे निभाया जाता है इन्होंने किया। तो मेरी एक प्रतिक्रिया थी कि बिना कमांडर के सेना लड़ाई ठीक से नहीं लड़ती। मैं बार बार कहता हूं कि अखिलेश जी गए होते तो 100% हम आजमगढ़ चुनाव जीते होते। अरे 8,400 का मार्जिन थी, हमको जीतने के लिए मात्र 5,000 वोट की जरूरत थी, कोई दिक्कत नहीं थी। 5 विधान से इतना बड़ा चुना तो जाना चाहिए था। हमारी जो हमने वहाँ मेहनत किया, जो जनता के बीच से बात सुनी, वो चीज़ मैंने कही है। आपका एसी वाला बयान भी अखिलेश जी को लगता है अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को किसी सलाह की जरूरत नहीं है। देखिए, सच्ची बात तो कड़वी होती है। हम तो फिर कह रहा हूँ कि उनको हमारी सलाह नहीं, उनकी पार्टी के लोग जो उनके बड़े छोटे नेता हैं, वो छोटे बड़े नेता बेचारे वो चाहते हैं कि हमारी पार्टी भी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरह धरातल पे काम करे। उनके लोग चाहते हैं। यही बात तो मैं कहा कि इसी से निकल करके अपने लोगों को साथ लेकर के संगठन को धरातल पर मजबूत बनाने की जरूरत है। यही ना मैंने कहा। ये कौन गलत बात है? ये कौन सी गलत बात है? ये कह रहे हैं कि इस बयान के पीछे कोई है। भाई, वो तो कांग्रेस से वो समझौता किए थे, तो उस समझौते के पीछे कौन था? बसपा से भी समझौता किए थे, तो उसके पीछे कौन था? ये तो वही बता सकते हैं कि हमारे पीछे कौन था। हमारे पीछे तो कोई नहीं है। हम तो ऑलरेडी ओम प्रकाश राजभर एकदम मस्त हैं, अकेले झलकारते हैं, अकेले पैदा हुआ हूँ, अकेले चापा हूँ सब। आजमगढ़ और रामपुर में कह रहे हैं कि उनको बताया कि सब ठीक है, धोखे में रखा गया क्या उनको? अब ये तो वो बता सकते हैं कि वो कह रहे हैं सब ठीक था तो हारे कैसे? जब सब ठीक था तो चुनाव हारे कैसे? ये समीक्षा होनी चाहिए ना। यही बात तो मैं कहा। मैं वहां धरातल पे काम कर रहा था, लोग हमसे कह रहे थे भाई आप इतनी मेहनत कर रहे हो और जो चुनाव लड़ा उस पार्टी का मुखिया क्यों नहीं आ रहा है? उनके सवाल आप उनसे करो, मुझसे जो सवाल करना करो। तो जब मैं चुनाव रिजल्ट नहीं आया तो मेरी प्रतिक्रिया आई कि ऐसा लोगों ने कहा था, तो ये हो गया होता तो हम चुनाव जीत गए होते। तो देखा आपने किस तरीके से पूरी प्रक्रिया बन रही है। एक तरफ सदस्यता अभियान शुरू हो गया है, पार्टी को मजबूत करने की बात है, तो वहीं दूसरी तरफ ओपी राजभर ने कहा है कि वो अपनी बात पर कायम हैं और उस पर कायम रहने से उन्हें कोई गिरज नहीं। सीधे रुख करते हैं लखनऊ। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुभव जुड़ गए। अनुभव, जिस तरीके से ओपी राजभर ने बयान दिया है और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, गठबंधन वाली राजनीति अखिलेश की उन्होंने पूरा गुलदस्ता बनाया था, और अगर वो ये कहें कि मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए तो 2024 की तैयारी यूपी की राजनीति के हिसाब से सही दिशा में जा पा रही है क्या? देखिए, आज अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू किया। यानी समाजवादी पार्टी में ये अगर हम कहें कि जो उनका पार्टी का संविधान है उसके मुताबिक जो सदस्यता होती है वो 5 साल तक रहती है और 5 साल के बाद नई सदस्यता शुरू होती है और वो जुलाई महीने में शुरू होती है। तो उसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने खुद की, खुद उन्होंने भी सदस्यता ली। उनसे राजभर, ओम प्रकाश राजभर, उनके हम कहें कि उनके गठबंधन के सबसे एक मजबूत सहयोगी हैं, उनको लेकर सवाल पूछा गया और ये पूछा गया कि भाई वो तो ये कह रहे हैं कि कमांडर इन चीफ को निकलना चाहिए था, आपको जाना चाहिए था, आप गए नहीं। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमें किसी के सलाह की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम खुद सक्षम हैं, हमें पता है कि राजनीति में हमें क्या फैसले लेने हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात अखिलेश यादव ने कही वो ये है कि राजनीति आजकल जैसी दिखती है वैसी है नहीं।
यानी पर्दे के पीछे कुछ और है, कोई और है जो ऑपरेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर का जिस तरीके का अगर हम कहें कि जो बातचीत रहती है या फिर जो उनके बयान रहते हैं, एक बात वो कहते हैं लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है, वही बात अब शायद अखिलेश यादव को भी समझ में आई है। क्योंकि अगर वो अपने गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनको कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई और ऑपरेट कर रहा है, राजनीति जैसी दिखती है वैसी है नहीं, तो क्या शायद संबंधों में हम कहें कुछ कड़वाहट आ गई है? क्या जो गठबंधन के ये सहयोगी जो गुलदस्ते की आप बात कर रहे हैं, तो उस गुलदस्ते से ये जो पीला फूल था, पीला गमछा जो पहन के चलते थे ओम प्रकाश राजभर, क्या वो भी अब अलग होने की कगार पर है क्या? क्योंकि केशव देव मौर्य तो पहले ही अलग हो चुके हैं। संजय चौहान को भी आपने देखा ही था चुनाव के परिणाम के बाद, उपचुनाव के, क्या उन्होंने किस तरीके की बातें कही थी। और ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से जब नतीजे आए उसके बाद जो बात कही, आज भी जब हमारे सहयोगी विवेक ने उनसे बात की तब भी वो उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में जो उनके बेटे हैं उन्होंने तो ट्वीट भी किया है कि हम छोटी पार्टी के लोग हैं, हमारी बात आप नहीं सुन रहे हैं, कम से कम अपनी पार्टी के लोगों की बात सुन लीजिए। लेकिन ये ज़रूर है कि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई, ये भी सवाल उनसे पूछा गया कि भाई आप आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में गए नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पार्टी के नेताओं ने मुझे मना किया था। अब सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, सारे फैसले वो खुद लेते हैं, तो फिर पार्टी कैसे, कौन से नेता हो गए जिन्होंने उनको सलाह दे दी कि आजमगढ़ मत जाइए, रामपुर मत जाइए, और आजमगढ़ तो आप बिल्कुल। और ये तमाम बातें उसी सीट को आपने छोड़ा था, खड़े हो रहे हैं। और सवाल यही कि क्या अब गुलदस्ता बिखर गया है और उसकी खुली तस्वीर निकलकर सामने आने लगी। और सवाल ये भी है कि इस स्थिति में सपा 2024 की लड़ाई किस तरीके से आगे बढ़ाएगी। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट। तो जब से यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, अखिलेश यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सियासत में चाचा के साथ अब उनकी अदावत कोई छिपी बात नहीं रही, लेकिन जिस तरह शिवपाल आए दिन अखिलेश के खिलाफ जुबानी मोर्चा खोल रहे हैं, उससे लगता यही है कि बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। क्योंकि एक ओर अखिलेश विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन दे रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रसपा अध्यक्ष ने एक बार फिर से इशारों में बता दिया है कि राष्ट्रपति चुनाव में वो किसके साथ जाएंगे। अखिलेश सदस्यता अभियान से साइकिल की जो मरम्मत करने वाले हैं उस पर चुप्पी साध ली। अब जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी जरूर चुनाव लड़ाएगी। सभी सीटों पर तो नहीं लड़ाएगी, कुछ सीटें चिन्हित करेंगे, कुछ ही सीटें, और वही सीटें चिन्हित करेंगे जिस पे हमारी पार्टी लड़े और जीते। तो उसकी बात हमें क्यों पूछ रहा है? हाँ, उसकी बात हमें मत पूछो, हमें हमारी बात पूछो। हमने अपना काम शुरू कर दिया। मतलब सियासत में चाचा भतीजे की इस अदावत के रूप और भी हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जाने वाले हैं, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि पीएम के दौरे की तैयारियों में कोई कमी न रहे। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विभागों के अफसरों के साथ वाराणसी की विकास योजनाओं की समीक्षा की। इसके साथ ही रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और सिगरा स्टेडियम मैदान का भी मुआयना मुख्यमंत्री ने आज किया। तो देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ के जब दर्शन करने के लिए पहुंचे सीएम, जलाभिषेक जब किया उस दौरान की पहली तस्वीर, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए कि दूसरी तस्वीर, और 7 जुलाई को काशी का दौरा है प्रधानमंत्री का, तैयारियों का जायजा भी लेने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे। हर हर महादेव। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महादेव की नगरी काशी में होंगे। हर हर महादेव। यानी एक बार फिर वही उत्साह की लहर दौड़ेगी
और अपने चाहने वालों के बीच नजर आएंगे पीएम मोदी। और पीएम आएंगे तो हर बार की तरह काशी वासियों के लिए सौगात भी लाएंगे। 7 जुलाई को पीएम काशी के दौरे पर रहेंगे। 5 घंटे के दौरे के दौरान मोदी अक्षय पात्र योजना का उद्घाटन करेंगे। इससे रोजाना 1 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही पीएम का दूसरा कार्यक्रम रुद्राक्ष में है, जहां पूरे देश से आए शिक्षाविदों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तीसरा कार्यक्रम सिगरा के संपूर्णानंद मैदान में है। यहां प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के साथ संवाद करेंगे और स्टेडियम नवनिर्माण की नींव रखेंगे। इस बार प्रधानमंत्री जी के आगमन पर हमारे खिलाड़ी भाई, हमारे स्पोर्ट्स के जो लोग हैं, वो विशेष रूप से उत्साहित दिख रहे हैं और उनका अलग से इस बार प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद भी होने जा रहा है। हालांकि इन तमाम बातों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा नाइट बाजार की हो रही है, क्योंकि कहते हैं काशी शहर कभी सोता नहीं। पर पीएम मोदी के दौरे पर लहरतारा चौकाघाट फ्लाईओवर के नीचे 1.9 किलोमीटर में बाजार सजेगा। यहाँ काशी की कला और संस्कृति दिखेगी, साथ ही बनारसी खान पान का स्वाद मिलेगा। दिलचस्प तो ये है कि 22 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद ये पीएम का पहला दौरा है, इसलिए स्वागत के लिए काशी भी तैयार है। यहाँ पर तैयारियां कितनी जोरों शोरों से यहाँ पर तैयारियां जारी हैं। जो वाटरप्रूफ टेंट है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, चूँकि जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको गर्मी का एहसास न हो, इसके लिए ये कूलर की व्यवस्था की गई है। हर तरफ जो सुरक्षा के इंतज़ाम हैं वो भी पुख्ता किए जा रहे हैं। यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जा चुकी हैं और जो तैयारियाँ हैं वो लगभग अपने अंतिम दौर में है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री यहाँ से संबोधन करेंगे और यहाँ के खिलाड़ियों को सौगातें भी देंगे। तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काशी में तैयारियां जबरदस्त तरीके से की जा रही हैं और इंतजार है अब प्रधानमंत्री का। यानी पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं और अब इंतजार है तो बस पीएम का। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सत्याग्रह आप देख रहे हैं और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय लोकदल ने 6 राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित कर दिए हैं। मोहम्मद इस्लाम आरएलडी के प्रवक्ता बनाए गए हैं। इनके साथ ही साथ अनिल दुबे, पवन आगरी, भूपेंद्र चौधरी को आरएलडी ने अपना प्रवक्ता बनाया है। बिल्कुल, इसके साथ ही आपको बता दें मनीष अहलावत, निशा चौधरी जिन्हें आरएलडी का प्रवक्ता बनाया गया है। 6 राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकदल ने बनाए हैं, जिसमें कि मोहम्मद इस्लाम का नाम है, अनिल दुबे का नाम है, पवन आगरी का नाम है, भूपेंद्र चौधरी का नाम है। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी सनुज जुड़ गए हैं। सनुज, ये जो 6 प्रवक्ता बनाए गए हैं, अब इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि सभी दलों की तैयारी 2024 की है और प्रवक्ताओं की अहम भूमिका होती है। हाँ, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि जो प्रवक्ता हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं, इनकी एक अहम जिम्मेदारी हो जाती है। और जिस तरीके से 2024 की तैयारी में तमाम पार्टियां यहाँ पर जुट गई हैं, तो उसी को एक बड़ी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। मोहम्मद इस्लाम को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है, अनिल दुबे है, पवन आगरी है, मनीषा अहलावत है, मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल का विधानसभा चुनाव लड़ी थी मेरठ कैंट से, निशा चौधरी और भूपेंद्र चौधरी है। तो पूरी तरीके से एक समीकरण यहाँ पर कहीं ना कहीं बैठाने का राष्ट्रीय लोकदल ने काम किया है और अब इनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी लोगों को राष्ट्रीय लोकदल से जोड़ना और जिस तरह की बातें भी सामने आएंगी। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि कितनी बेहतर ढंग से नीतियां जनता के बीच ले जा पाते हैं और क्या आगे स्थिति बनती है। शुक्रिया आपका सनुज जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात अगली बड़ी खबर की। कानपुर हिंसा मामले में हाजी वसी को 14 दिन की जेल हुई है। हाजी वसी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हाजी वसी पर कानपुर में हुई हिंसा में क्राउड फंडिंग का आरोप है। देर रात लखनऊ के एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई थी और अब हाजी वसी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो कानपुर हिंसा मामले में बड़ी खबर आ रही है। हाजी वसी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और कल इसकी गिरफ्तारी हुई थी। हाजी वसी पर कानपुर में हुई हिंसा में क्राउड फंडिंग का आरोप है। देर रात लखनऊ के एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई थी। और रतीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश, कल गिरफ्तारी के बाद अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। आगे की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होगी, समझाएं।
देखिए, हाजी वसी को कल देर रात में लखनऊ के मौसी एयरपोर्ट से पकड़ा गया और उसके बाद आज सुबह से लेकर के पूछताछ हो रही थी। कानपुर के कैंट थाने में डीसीपी, एसीपी, तमाम पुलिस के अधिकारी लगातार आते रहे, जाते रहे और हाजी वसी से तमाम सवालों की जो लंबी फहरिस्त है उस पर सवाल किए गए। लेकिन अभी सवाल बहुत ज़्यादा हैं। 1 महीने से लगातार पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही थी। दिल्ली में, अन्य राज्यों में, अन्य जगहों पर हाजी वसी की तलाश की जा रही थी और हाजी वसी 1 महीने बाद पकड़ में आया है, गिरफ्त में आया है। इससे ठीक पहले उसके बेटे अब्दुल रहमान को 3 दिन एसआईटी ने पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार करके जेल भेजा था। दरअसल हाजी वसी वो फाइनेंसर है और हाजी वसी पर क्राउड फंडिंग का आरोप है। कानपुर में 3 जून को जो हिंसा हुई उसमें मुख्तार बाबा से भी ज़्यादा अहम अगर किरदार माना जाए तो हाजी वसी का है, बिल्डर है। और हाजी वसी पर सीधे तौर पर पुलिस में के जो आला अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि एक बहुत अहम कड़ी है। हाजी वसी से सवालों की एक लंबी फहरिस्त है जिसकी पूछताछ, जिसकी सवालों के जवाब उनको चाहिए और इन सवालों के जवाब के लिए आज 14 दिन की जेल जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे भेजा गया है, जेल भेज दिया गया है। अब पुलिस की कवायद आगे की ये होगी कि पुलिस पीसीआर में लेकर के और हाजी वसी से उन सवालों को, जो सवाल रह गए हैं, अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानना सबके लिए ज़रूरी है और पुलिस के लिए तो बेहद ज़रूरी है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तभी आगे बढ़ पाएगी जब हाजी वसी से जो बातचीत होगी उसके बिना पे ही आगे बढ़ाई जा सकेगी। तो इन सब सवालों के जवाब पाने बेहद ज़रूरी हो जाते हैं और पुलिस की कवायद होगी कि जल्द से जल्द पीसीआर मिले और उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाए। लेकिन बहुत ही अहम ये कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी है और बहुत बड़ी गिरफ्तारी है कानपुर हिंसा मामले में क्योंकि 3 मुख्य किरदार इसके थे। मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी। पुलिस की ओर से रिमांड मांगी गई है या दे दी गई है, इसकी और जानकारी दी। देखिए, न्यायिक अभिरक्षा, न्यायिक हिरासत में अभी भेजा गया है। अब पीसीआर के लिए पुलिस कोर्ट जाएगी और उसके बाद पीसीआर दी जाएगी। अभी फिलहाल जेल भेज दिया गया है। जेल भेजने के बाद एक प्रोसीजर होता है और उसमें पुलिस अब पीसीआर की मांग करेगी, पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करेगी और उसके बाद जब पुलिस की कस्टडी में हाजी वसी आ जाएगा तो उसके बाद विधिवत पूछताछ शुरू हो जाएगी। जी ठीक है रतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो एक तरफ कानपुर हिंसा के आरोपी हाजी वसी को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब हुई तो दूसरी तरफ सहारनपुर में हाजी इकबाल पर आज फिर से बुलडोजर की कार्रवाई हुई। आज दूसरा दिन बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की कोठियों को ढहाने के बाद बुलडोजर मिशन को अंजाम दिया गया और बुलडोजर के पीले पंजे के प्रहार के बाद इस एक्शन में आज एक और बाहुबली मशीन की एंट्री हुई। योगी राज में काली कमाई से खड़े किए गए माफिया के साम्राज्य को किस तरह जमींदोज किया जा रहा है, इसे 2 तस्वीरों के जरिए समझिए। क्योंकि सहारनपुर की भगत सिंह कॉलोनी में 4 जुलाई को बसपा के पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल की 3 कोठियों पर बुलडोजर चला। लेकिन जब पीले पंजे के प्रहार से हाजी इकबाल का महल ढह नहीं पाया तो आज पोकलेन मशीन की मदद ली गई और देखिए कैसे थोड़ी सी देर के अंदर हाजी इकबाल की कोठी को ध्वस्त कर दिया गया। सोचिए, जिस हाजी इकबाल ने खनन की दुनिया में बुलडोजर और पोकलेन से अकूत संपत्ति जमा की, आज वही बुलडोजर और पोकलेन हाजी के महल को ढहाने का काम कर रहा है। सहारनपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जिन भवनों के मानचित्र स्वीकृत नहीं किए गए हैं उन पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। ये 4 भवन हैं जिनमें से 2 के मानचित्र स्वीकृत थे तो उनका जो विचलन था मानचित्र से उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। एक भवन है जिसका मानचित्र स्वीकृत नहीं था, उस पर पूर्ण डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। चौथा भवन जो है उसकी सुनवाई अभी चल रही है, उसका भी मानचित्र स्वीकृत नहीं है, उसकी सुनवाई पूर्ण होने के उपरांत उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कि अगर चारों भवनों की बाजारू मालियत की बात की जाए तो लगभग 12 करोड़ है। दरअसल 3 कोठियों में 2 कोठी हाजी इकबाल के नाम और एक उसके भाई महमूद अली के नाम है। इन कोठियों के निर्माण को लेकर विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया था जिसमें से 2 कोठी नक्शे के विपरीत बनाई गई थी और एक बिना नक्शा मंजूर हुए ही बना ली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर हाजी इकबाल है कौन। बसपा का पूर्व एमएलसी है हाजी इकबाल। 20 साल पहले परचून की दुकान ये चलाता था, बाद में कत्थे की लकड़ी की तस्करी शुरू कर दी।
तो ट्रेनिंग पुरानी है। 15 साल में ही बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया। पहले परचून की दुकान, फिर तस्करी, सहारनपुर में ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनवा ली और हजारों एकड़ में ये ग्लोबल विश्वविद्यालय फैला हुआ है। हाजी इकबाल खुद इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। हाजी पर 16 खनन पट्टे चलाने का आरोप है। किसी भी पट्टे में हाजी इकबाल का नाम नहीं है। बसपा सपा सरकार में अवैध कारोबार ये बड़ा है। सपा सरकार में कभी नहीं कोई कार्रवाई हुई है, जिसकी वजह से ये जो नेटवर्क है ये बढ़ता गया और 15 साल इसको हो गए। तो क्राउड फंडिंग हुई और अब गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पुलिस रिमांड नहीं मिली है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और परचून की दुकान से जिंदगी का काफिला चला था जो तस्करी से गुजरते हुए विश्वविद्यालय तक पहुंच गया। और आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे लोग विश्वविद्यालय चला रहे हों तो फिर वहां पर पढ़ाई किस चीज की होगी और प्रैक्टिकल किस बात का होगा। आरोप भी कई सारे हैं। 16 खनन पट्टे चलाने का आरोप है हाजी के ऊपर। किसी भी पट्टे पर हाजी इकबाल का नाम लेकिन नहीं है। एक और फिल्म को लेकर बवाल मच गया है। लखनऊ में काली फिल्म के निर्माता लीना मणिमेकलाई पर एफआईआर हो गई है। आपराधिक साजिश, धार्मिक भावनाओं को आहत करने, भड़काने और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई। बिल्कुल, हजरतगंज पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है। इसके साथ साथ फिल्म के पोस्टर में आपत्तिजनक तरीके से मां काली को दिखाने का आरोप भी लगाया गया है। तो धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है और काली नाम से जो फिल्म है बनाई गई है उसके पोस्टर पर बेहद आपत्तिजनक ढंग से मां काली को प्रस्तुत किया गया और उसी को लेकर विवाद खड़ा हुआ और अब इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और पुलिस इस मामले में जांच शुरू कर चुकी है। वायरल हो रहा है जिसमें जनमानस की आराध्य देवी मां काली को आपत्तिजनक रूप में प्रदर्शित किया गया है। तहरीर में ये भी बताया गया कि ये जो फोटो है वो एक फिल्म का पोस्टर है। इस संबंध में थाना हजरतगंज पर जो फिल्म की निर्माता हैं लीना मणिमेकलाई एवं अन्य लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में आईपीसी की एवं आईटी एक्ट की अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। और चलिए बात करते हैं आगरा के रितिका मर्डर केस के बारे में, जहां ताजगंज के ओम श्री अपार्टमेंट में रितिका को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया था। अब जांच को लेकर पुलिस खुद सवालों के घेरे में आ रही है। इस बीच सोसाइटी के गार्ड को भी अपनी जान का खतरा सताने लगा है। उल्टा ओम श्री अपार्टमेंट में हुई वारदात की आंखों देखी बयां करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को ही जान जाने का डर सताने लगा है। आपको क्यों लग रहा है आपकी जान को खतरा? अरे कह के गया है वो। कौन कह के गया? आकाश। आकाश क्या कह के गया? क्या जान से मार दूंगा। इस खौफ को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह गार्ड ने हत्या की आशंका जताई है वैसी ही शिकायत रितिका भी कानून के रखवालों के पास कर चुकी थी। चौंकाने वाली बात तो ये है कि रितिका हत्याकांड में 2 हत्यारोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। ऐसे में गार्ड मुन्ना की इस दहशत को हल्के में लेने की भूल नहीं की जानी चाहिए। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।